हर मोड़ पर आपको चॉइसेस मिलती हैं और चॉइसेस लीड टू डिसीजंस। अगर आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते हैं तो आपके लिए डिसीजंस ले लिए जाते हैं। फोकस ऑन योर करियर, नॉट ऑन डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज योर फैमिली इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, कैसा हुआ आपका प्री बोर्ड एग्जाम? चलिए देखते हैं आपने कहां कहां सिली मिस्टेक्स की और कहां कहां आपने बिल्कुल सही क्वेश्चंस किए हैं। 80 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स का है। सेक्शन ए के क्वेश्चन हम सबसे पहले करेंगे। 672 और 120 का एलसीएम फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 6 के फैक्टर्स बनाने होंगे। 2 into 3, 72 के भी फैक्टर्स बनाए जाएंगे। ये फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं? 72 ऐसे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। ओके, यहां पर 2 की पावर कितनी आई? 3 आई, क्योंकि 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है। 2 रेज टू पावर 3 और 3 कितनी बार है? 2 बार, यानी 3 का स्क्वायर। अब थर्ड नंबर है 120। 120 के फैक्टर्स जब आप बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? ये भी ऐसे ही सिमिलरली। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये 15, देन 3 5 जा 15, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब आप एलसीएम को फाइंड करते हैं तो आपको सभी नंबर्स लिखने होते हैं और उनकी बड़ी पावर। कैसे? ये देखिए, यहां पर है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आप पहले लिखेंगे 2 की पावर 3। ओके, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 का स्क्वायर, और ये 3 बड़ा कौन है? 3 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ 3 का स्क्वायर लिखना है और 5 भी लिखना है, क्योंकि एलसीएम में सभी नंबर्स लिखे जाते हैं। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 8, 3 3 जा 9 इंटू 5, 8 9 जा 72, 5 जा 360। ये आ गया एलसीएम। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाता तब क्या करते हम? देखिए, एचसीएफ अगर पूछ लिया जाता तब हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते और उनकी छोटे वाली पावर, हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। और उसके लिए हमें क्या लेना होता है? कॉमन जो नंबर्स हैं उनकी सबसे छोटी पावर। जैसे 2 की 1 सब में है तो आप सिर्फ 2 लेंगे, 3 की पावर 1 सब में है तो सिर्फ 3 लेंगे, 5 अब की बार नहीं लिखा जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा 3 2 जा 6। ओके, एचसीएफ 6। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम है 360, यानी दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीमेय संख्या बतानी है। ये है √100। √100 को आप लिख सकते हैं 10। √100 क्या होता है? 10। और 10 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। बाकी ये तीनों नंबर्स अपरिमेय है, यानी इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 3, x² - 3 की जीरोस फाइंड करनी है, यानी शून्य ढूंढने हैं। हम इसे 0 के इक्वल लिखेंगे। -3 इस तरफ आकर +3 में चेंज हो जाएगा और जब आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस √3। ओके, ये आ गई इसकी जीरोस, यानी आंसर विल बी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है, हमें फाइंड करना है डी। डी फाइंड करने के लिए हमें पता होने चाहिए ए बी सी। देखिए, हमारे पास इक्वेशन है 3x² - 2x + 1/3 = 0। बताइए, ए की क्या वैल्यू है? 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 3 और डी क्या होता है? b² - 4ac।
डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। बी का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर लिखा जाएगा। ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 1/3, दोनों टर्म्स कैंसिल। -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 की वैल्यू 0। ओके, so this one is correct. Understand? Now next question, बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के प्री बोर्ड के क्वेश्चंस को मिलाकर बनाए गए हैं। पिछले साल बेसिक और स्टैंडर्ड के 2 पेपर आए थे, लेकिन इस बार एक ही पेपर आया है और उन दोनों पेपर्स को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी लिए गए हैं, इसलिए ये पेपर बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एपी गिवन है 10, 7, 4 अप टू सोन। हमें इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। अब बताइए A30, an का क्या फॉर्मूला होता है? a + n - 1 इंटू डी। A30 का क्या हो जाएगा? a + 30 - 1 यानी 29d। a की वैल्यू 10। डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी 7 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 10 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, -29 3 87, सिंप्लीफाई करेंगे -77। इट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर यानी समरूप। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना, सेकंड में से सेकंड को, और फिर 3 काम, स्क्वायर, सम और अंडर रूट। ओके, फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, -2 - 3, सेकंड में से सेकंड को माइनस कीजिए, -3 - 2, अब इनका स्क्वायर और सम, और क्या करना है? अंडर रूट। ओके, -2 - 3 की वैल्यू -5, -5 का स्क्वायर 25, ये भी 25, इसलिए डिस्टेंस क्या आ गया? √50। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि sin 2a और 2 sin a कब इक्वल होंगे? sin 2a 2 sin a कब इक्वल होंगे? a की क्या वैल्यू होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 0, तो चलिए पुट करके देखते हैं। a के प्लेस पे 0 डिग्री, अगर आपने यहां 0 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इस तरफ देखते हैं, a के प्लेस पे आपने 0 लिखा, 2 sin 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 हो जाएगी। यानी अगर आपने a के प्लेस पर 0 लिख लिया तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो आंसर विल बी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ही सिंपल सा है कि आपको आइडेंटिटी पता है, सीकेंड स्क्वायर x - tan स्क्वायर x 1 होता है, उसी आइडेंटिटी का यहां पर यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सीकेंड स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a, यहां पर हमने 9 कॉमन लिखा, और जैसे ही आपने ब्रैकेट में लिखा सीकेंड स्क्वायर a - tan स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1, और 9 1 जा 9। दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का है, बिल्कुल आसान है। कोट टेंजेंट a की वैल्यू 8/15 है, 8/15, और हमें बतानी है साइन a की वैल्यू। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ये बन गई है राइट एंगल ट्रायंगल, और अब आप क्या लिखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, कोटेंजेंट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। इट मींस ये वैल्यू बेस की, ये परपेंडिकुलर की, बेस के प्लेस पे 8, परपेंडिकुलर आपने 15 लिखा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहां फाइंड करने वाले हैं h की वैल्यू। 90 के सामने कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज होता है, और इसकी वैल्यू कैसे आती है?
कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी साइड की वैल्यू कब आएगी? दोनों छोटी छोटी साइड्स का स्क्वायर, सम और अंडर रूट, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और अंडर रूट। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 2 to 5, 8 का 64, इनका सम 289 और 289 का अंडर रूट 17। इट मीन्स h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 17। हमें क्या ढूंढना है? साइन। साइन क्या होता है? p by h। p की वैल्यू 15, h की वैल्यू 17। So sin A will be 15 by 17. This one is correct answer. Okay. Now next question. Question number 11. सर्कल का क्वेश्चन है, एक पॉइंट है Q, और टेंजेंट लाइन की लेंथ दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, सेंटर से इसका डिस्टेंस भी पता है 25। हमें फाइंड करनी है रेडियस। बताइए क्या यहां पर कहीं 90 डिग्री बनेगा? अगर बन गया तो हम तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के टेंजेंट पॉइंट पर, इसलिए यहां है 90 डिग्री। 90 के सामने कौन होता है? h, यानी हाइपोटेन्यूज। बाकी दोनों साइड्स किसी को भी आप बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अब आप एक बात देखिए, सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी साइड है, दो छोटी साइड्स में से एक छोटी साइड है, आपको दूसरी छोटी साइड फाइंड करके आनी है। तो कैसे मिलेगी? बड़ी साइड के स्क्वायर में से अगर आपने माइनस कर दिया छोटी साइड का स्क्वायर और उसका कर दिया अंडर रूट, यानी 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और ये आपने अंडर रूट कर दिया, तो हमारे पास ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी OP। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को आप माइनस कीजिए, कितना आएगा? 7, यहां आएगा 5, 576, और 576 का अंडर रूट 24 होता है। इट मीन्स रेडियस की क्या वैल्यू आ गई? 24 सेंटीमीटर। दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। सर्कल के बाहर से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए बाहर वाले पॉइंट से, तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? बताइए। यह है सर्कल, यह है पॉइंट, आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? सिर्फ 2, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 13, हमें फाइंड करना है एक सर्कल का एरिया जिसकी परिधि है 22। बताइए सर्कल के एरिया का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? रेडियस। क्या आपके पास रेडियस है? बिल्कुल नहीं है, ढूंढ के लाते हैं। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, इन्हें ले आना आप डिवाइड में, ये टर्म्स कैंसल। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। और जब आपके पास रेडियस है तो सर्कल का एरिया तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? पाई आर स्क्वायर से। एरिया क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2, 7 से 7 कट, 2 से ये 11 पर कट हो जाएगा, 11 7 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर 77/2 नहीं है, तो आप चलिए डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 2 3 2, 8 2, 5 10, 38.5। इट मीन्स बी इज करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, हमें बताना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बताइए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। क्या इसमें से कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, किसी भी ऑप्शन में पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? एक ऑप्शन इसको देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन है p/720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर।
हमें रेडियस कैपिटल आर गिवन है, एंगल कैपिटल पी गिवन है, तो कोई बात नहीं, हम इस एंगल को कैपिटल पी ले लेंगे, इस रेडियस को कैपिटल आर लिख लेंगे। ये देखिए, तब भी फॉर्मूला ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या अगर आपने 2 से इसे कैंसिल कर दिया तो क्या अब ये दोनों बातें सेम हो गई? पाई आर स्क्वायर पी, ये रहा 360 डिवाइड में, इट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उन्होंने क्या किया, फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, आंसर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, वॉल्यूम ऑफ कोन बतानी है, शंकु का आयतन सबको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य मीन बताना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। पहले होल नंबर्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4। इनका मीन कौन है? मीन बीच वाला नंबर 2। ओके, दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बताना है बहुलक। बहुलक मतलब मोड की वैल्यू बतानी है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 4। इट मींस आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 18 प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 3 रेड 5 ब्लू 2 ग्रीन, 3 रेड 5 ब्लू 2 ग्रीन, यानी 10 बॉल्स हैं टोटल, और हमें बताना है रेड बॉल को लेने की प्रायिकता। रेड बॉल कितनी है? रेड 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/10। दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आ गए हैं असर्शन और रीजन के, यानी अभिकथन और कारण के। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दो संख्याओं का HCF 18 है। ओके, उनकी प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल 3072 है, तो एलसीएम होना चाहिए 169। चलिए देखते हैं, अभी रीजन देखिए इसका। यदि ए बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो क्या ये बात सच होती है? क्या आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी? हाँ जी बिल्कुल, ये फॉर्मूला होता है, यानी ये बात तो सही है और इसे चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना है, ये सभी वैल्यूज लाके इसमें रख दीजिए। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो इट मींस दोनों बातें बिल्कुल सही। HCF की वैल्यू 18, LCM की वैल्यू 169, प्रोडक्ट कितनी है? 3072। 18 और 169 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3072। इट मींस अगर HCF और प्रोडक्ट ये हो तो LCM 169 ही होगा, यानी अभिकथन बिल्कुल सही, कारण बिल्कुल सही, और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 20th की रीजनिंग में देखिए क्या लिखा है, असर्शन में लिखा है एक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल है 2x + 3y = 5। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जितने जितने आप एक्स रखते चले जाएंगे आपको बदले में उतने उतने वाई मिलते जाएंगे। इस टाइप की इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी असर्शन तो गलत हो गया। रीजन देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये है दो चर और ये है रैखिक समीकरण, और इसके बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी रीजन सही है। ऑप्शन में क्या कहेंगे आप? ए गलत, आर सही, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इसी के साथ एक एक नंबर वाले यानी सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। हमें ये दोनों इक्वेशंस सोल्व करनी है। इक्वेशंस क्या हैं? देखिए, 7x - 15y = 2, x + 2y
इज इक्वल टू 3। यहां से हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। यहां पर है 7x, यहां पर है ओनली x, तो आप क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और यहां ले आएंगे। ओके, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 7 से मल्टीप्लाई किया आपने, 7x, 7 2 14, 7 3 21। क्या x वाली वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही। कोई बात नहीं, हम साइन चेंज करके उन्हें कैंसिल कर देंगे। ये दोनों टर्म्स कैंसिल। -29y -19, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। y की वैल्यू आ गई है 19/29। अब y की इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं। कहां रखें? यहां पर रखना आसान है। x + 2 19/29 इज इक्वल टू 3। बताइए अब, 19 2 38, प्लस का 38 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 29। एलसीएम आएगा 29, 3 9 27, -38 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 49/29। ओके, क्वेश्चन फिनिश। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x आ चुका है 49/29, y आ चुका है 19/29। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है ABC, उसमें एक पॉइंट है D, और उस D की बहुत खास बात है। चलिए एक ट्रायंगल बनाइए ABC और इसके बेस पर एक पॉइंट लीजिए D। इस D की एक बड़ी खास बात है, क्या? ये वाली, एंगल ADC एंगल BAC के इक्वल है। एंगल ADC मतलब ये, एंगल BAC मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। हम इनके नेम लिख देते हैं 1 और ये कंप्लीट 2। आंसर क्या लाना है? हमें आंसर ये लेकर आना है। मैं यहां लिख देती हूं CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये हमें आंसर लेकर आना है। ओके, अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे ही आप इन्हें समरूप सिद्ध करेंगे, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। कौन कौन सी ट्रायंगल्स लेनी है आपको? एक तो ये वाली ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, यानी गिवन। एंगल C के बारे में क्या ख्याल है? क्या एंगल C छोटी और बड़ी दोनों त्रिभुजों में है? हाँ जी, बिल्कुल है। इस छोटी में भी और बड़ी में भी, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। दो एंगल्स जैसे ही इक्वल हुए वैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई सिमिलर। कौन से रूल से? AA सिमिलरिटी रूल से, एंगल एंगल समरूपता नियम। ओके, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई वैसे ही इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी इक्वल हो जाएगा, यानी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। तो चलिए कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल्स तो हमने सिमिलर कर दी। ओके, अब रेशो लिखनी है। देखना ध्यान से, हम रेशो कैसे लिखेंगे। ये एंगल 1 है, एंगल 1 के सामने क्या नाम है साइड का? CA। एंगल 1 किसके इक्वल था? एंगल 2 के। एंगल 2 के सामने ये बड़े वाली साइड है CB। ओके, अब एंगल C तो दोनों में कॉमन ही है, इसे हम छोड़ देते हैं। थर्ड एंगल की बात करते हैं। थर्ड एंगल कहां पर है? छोटी ट्रायंगल का थर्ड एंगल है यहां। इसके सामने कौन सी साइड है? CD। बड़ी ट्रायंगल का थर्ड एंगल है यहां, और इसके सामने कौन सी साइड है? CA।
क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर सी ए इंटू सी ए, सी बी इंटू सी डी। जब आप सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर आ जाएगा, सी बी इंटू सी डी। हेंस प्रूव, देखना ध्यान से, क्या यही टर्म आपको आंसर में लानी थी? हाँ जी बिल्कुल लानी थी। लेकिन क्या हो अगर आपको पता ना चले कि कौन सी साइड के डिवाइड में कौन सी साइड लिखनी है? कोई बात नहीं, ये जो आंसर दे रखा है यहाँ पर, इस आंसर की हेल्प से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। कैसे? सी ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? सी ए इंटू सी ए, अंडरस्टैंड? यहां से इस सी बी को इसके डिवाइड में ले जाना, इस सी ए को सी डी के डिवाइड में, तो खुद ही साइड्स की रेशियो आ जाएगी। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, दिस वे और दैट वे। चाहे आप इसे याद करें, चाहे आप इसे समझें, क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यह क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यह भी एक थ्योरम है। ये सर्कल, ये इसका डायमीटर यानी व्यास, और ये टेंजेंट लाइंस, इनके हम नाम लिख देते हैं ए बी सी डी पी और क्यू। आपको पता है कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन। दिस एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी आंतरिक एकांतर कोण। फिर हम क्या करेंगे? अगर ऐसे कोण बराबर हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी रेखाएं समांतर होती हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें कितना लिखेंगे? दिया है गिवन में आप सिर्फ ये लिख दें ए बी और सी डी, यहां पर है ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इट मीन्स AB and CD are tangent lines to a circle with center O, और to prove, साध्य हमें सिद्ध क्या करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि ABCD पैरेलल होंगे। प्रूफ यानी प्रमाण। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यहां पर अब त्रिज्या कौन है? ओपी त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा कौन है? AB। इसको हटा दें यहां से। वीडियो को पॉज करके आप इस बात को अपनी नोटबुक में लिख लें। अब देखिए इसका प्रमाण। ओपी त्रिज्या है, AB स्पर्श रेखा है। इट मीन्स OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, यानी एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या एंगल 2 भी क्या आ गया? 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? परंतु ये आंतरिक एकांतर कोण है, परंतु ये आंतरिक एकांतर कोण है, अतः AB समांतर CD, AB पैरेलल CD। ओके, यहां पर आपको एक लाइन और लिखनी है, परंतु ये आंतरिक एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर आ जाएं तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं, और अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए।
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अगर आपको ये टेबल अच्छे से लर्न है तो जल्दी से बताइए tan 45 की क्या वैल्यू होगी 1, और ये स्क्वायर लिखा है इसलिए हमने भी स्क्वायर लिख दिया। cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्वेश्चन खत्म। दोनों टर्म्स, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, बिल्कुल सेम है, दोनों कैंसिल हो गए और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका आंसर आ चुका है 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बताना है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। गिवन क्या है? सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेडियस। परिधि दे रखी है हमें 22, इसका फॉर्मूला 2πr। अभी अभी हम इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करके आए हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस एज इट इज, ये आ गया 22। रेडियस की क्या वैल्यू आएगी? 22, 7, 2 × 22। रेडियस तो अब की बार वही आई है जो पहले आई थी, क्योंकि परिधि भी तो वही है, लेकिन वहां पर हमें पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना था और यहां फाइंड करना है उसके 4th पार्ट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², और क्वाड्रेंट का एरिया चौथा हिस्सा होता है, इसलिए हम πr² को 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr², एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो रेडियस की वैल्यू 7/2 पुट की जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 कर देते हैं कैंसिल, 7 से 7 कट, 2 11 और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, 11 7 जा 4 2 जा, ये आ गया क्वाड्रेंट का एरिया 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट में इसने जितना एरिया कवर किया, हमें उस एरिया को फाइंड करना है। देखिए, ये घड़ी की सुई लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट में तो बस ये यहीं तक आ पाएगी। हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है। अगर ये घड़ी की सुई है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में इसने कितना चक्कर काटा, कितने एंगल? 360 डिग्री। और अगर इसने 360 मिनट में अगर इसने 60 मिनट में 60 मिनट यानी 1 आवर 60 मिनट में कितना एंगल बनाया? पूरा कंप्लीट एंगल कवर कर लिया 360। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 360/60। लेकिन हमें सिर्फ 5 मिनट में इसने जितना एंगल बनाया वो एंगल फाइंड करना है। पहले 5 मिनट में एंगल बनाया तो 360/60 × 5 कट, 6 6 जा 6 5 जा 30। इट मीन्स मिनट की सुई यहां से यहां तक जाने में सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और इस एरिया को अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया को कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई r² थीटा डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यही है 14, 2 टाइम्स लिखेंगे। थीटा तो अभी अभी आप ढूंढ कर लाए हैं, कितना? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। कैंसिल कर देंगे 0 से 0, 7 2 जा 14, 2 से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, या पहले आप 3 से कर लें, किसी से भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6, 2 7 जा 14,
यानी कुल मिला के हमारे पास एक 22, एक 7 और एक 3 बच गया, यानी 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया उस पोर्शन का एरिया जो 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई ने कवर किया। और इसी के साथ सेक्शन बी फिनिश। ओके, अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पर। 5 - √3 को मुझे इरेशनल प्रूव करना है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे करेंगे? माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। लेट 5 - √3 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो किस टाइप का होना चाहिए? a/b टाइप का होना चाहिए। ऐसे कंडीशन b ≠ 0। a और b की क्या खास बात होगी? ये होंगे कोप्राइम इंटीजर्स, यानी सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक यानी कोप्राइम इंटीजर्स होंगे। बस ये क्वेश्चन फिनिश। -√3 को आप उस तरफ ले जाइए, a/b इस तरफ आकर माइनस का एलसीएम लिया, 5b - a√3। अब बताइए 5 क्या है? सिंपल इंटीजर है, 5 इंटीजर है। a और b भी क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। 5a और b क्या है? पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं। अगर ये पूर्णांक हैं तो इसे क्या होना चाहिए? इसे होना चाहिए परिमेय संख्या, एक अच्छा अटे बटे वाला नंबर। 5b - a, दिस इंप्लाइज 5b - a डिवाइडेड बाय b क्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके, बस यहीं से आ गई है कंट्राडिक्शन। क्या कंट्राडिक्शन? ये आई कि हम जिस नंबर को परिमेय संख्या ले आए हैं वो किसी नंबर के इक्वल है। किसके इक्वल है? √3 के। इसे मैंने परिमेय कह दिया, बीच में इक्वल लगा है, इट मीन्स इसे भी क्या होना चाहिए? परिमेय, रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि √3 हमेशा इरेशनल नंबर होता है। अंडरस्टैंड? तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज √3 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। जो असंभव है, ये बात तो हो ही नहीं सकती। अतः हमने जो मान लिया था, हमारी जो कल्पना थी वो हो गई गलत। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है और 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया था इसे परिमेय, लेकिन वो तो बात गलत हो गई। गलत हो गई तो ये कौन सी संख्या बच गई? ये संख्या बच गई अपरिमेय। दिस फिनिशेस दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है 27। देखिए, हमें एक बहुपद गिवन है, पोलिनोमियल 3x² - x - 4। हमें इसके शून्य ढूंढने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके शून्य ढूंढने हैं। शून्य मतलब टुकड़े। और कैसे ढूंढे जाते हैं? 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 = 12। ऐसे दो नंबर ले आइए जिनकी मल्टीप्लाई 12 आती हो। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1, तो ये तो 4 और 3 ही होते हैं। 4 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, यहां पर a की वैल्यू भी लिख लीजिए। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ओके, ये वैल्यूज बाद में काम आने वाली हैं। चलिए फैक्टर बनाए। 3x², 4 हमें माइनस का लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? हमें नंबर्स तो मिल गए 4 और 3, लेकिन मुझे आंसर -1 चाहिए जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं। और वो माइनस कब आएगा? जब आप बड़े नंबर के आगे माइनस लगाएंगे। अंडरस्टैंड? नाउ यहां से कॉमन आ गया x,
बचा 3x माइनस 4, यहां से आएगा 1 कॉमन, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। आप इसे 0 के इक्वल लिखेंगे। माइनस 4 उस तरफ जाकर प्लस 4, मल्टीप्लाई वाला 3 उस साइड जाकर प्लस 3, प्लस का 1 राइट साइड जाकर माइनस 1 में चेंज हो जाएगा। बस आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये जीरोस आ गई, यानी शून्य का आ गए। और जब ये शून्य का आ गए तो हमें एक काम और करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे वेरीफाई भी करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, बड़ी ही सिंपल सी बात है। शून्यकों का योग यानी सम ऑफ रूट्स का आपको फॉर्मूला पता है, बताइए। शून्यकों के योग का क्या रूल होता है? माइनस बी बाय ए, माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योग, क्या क्या शून्यकाएं हैं? 4/3 और -1। चलिए जोड़ लेते हैं उन्हें, 4/3 और -1। इधर ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। ए है 3, बी है -1। एक माइनस तो पहले से ही फॉर्मूले में है, ओके। हाँ जी, एलसीएम लीजिए। 4 - 3 1, माइनस माइनस प्लस, हेंस प्रूव, दोनों आंसर इक्वल आ गए। ये भी 1/3 और ये भी 1/3, ओके। एक चीज और हमें यहां पर प्रूव करनी है गुणनफल की। गुणनफल का क्या रूल होता है? C/A। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई 4/3 और -1 की। C की वैल्यू यहां से -4, A की वैल्यू है 3। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -4/3, ये भी -4/3, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं। और इसी के साथ आपने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में होता है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के प्रैक्टिस पेपर्स में, बोर्ड की साइट पर लास्ट ईयर प्रैक्टिस पेपर्स आए थे, उनमें से ये क्वेश्चन है। देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है 9:7। हमें उनके खर्च का अनुपात भी दे रखा है, यानी इनकम भी दे दी और एक्सपेंडिचर भी दे दिया, और ये भी बता दिया कि वो हर महीने 2000 रुपए बचा लेते हैं, ओके। हमें क्या बताना है? हमें बताना है उनकी मासिक आय यानी मंथली इनकम कितनी है। तो चलिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। हमें दे रखी है आय, तो आय को रेशो में दे रखा है, तो हम मान लेते हैं, माना आय रेशो है 9:7। हम अपनी पॉकेट में से x निकालेंगे, 9 और 7 दोनों को दे देंगे, यानी 9x और 7x। अंडरस्टैंड? अब जो उनका खर्चा है, खर्चे का रेशो 4:3 है, तो अब फिर से हम अपनी पॉकेट में से y निकाल के देंगे। अब x तो है नहीं हमारे पास, y है, 4y और 3y। बताइए बचत क्या होती है, सेविंग्स क्या होती हैं? जितने पैसे कमाए गए उसमें से आप अपने खर्चे को हटा दीजिए, जो बच गया वो बचत होती है, यानी सेविंग्स। बचत, बचत क्या होती है? इनकम में से एक्सपेंडिचर को आप माइनस कर दें। अंडरस्टैंड? और वो कितने पैसे बचाते हैं? 2000 रुपए, इतने सारे पैसे बचा लेते हैं। तो चलिए, ये क्या है? इनकम, और उसका खर्चा कितना है पहले पर्सन का? 4y। इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर को माइनस किया और आंसर कितना आएगा? 2000। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बनाइए, 7x - 3y = 2000। अंडरस्टैंड? दोनों की इक्वेशंस बन गई। क्या राइट साइड इक्वल है?
अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, कर लीजिए इक्वल। दिस इंप्लाइज 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 7x माइनस 3y। x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, चलिए देखते हैं क्या आएगा। प्लस का 7 इस तरफ आकर माइनस का, प्लस माइनस का 4y उस तरफ जाकर प्लस का। 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 3 1। y की वैल्यू आ गई 2x। y की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इसे लिख दीजिए फर्स्ट, ये है सेकेंड। y की वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे इसमें या इसमें, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हमें बताना क्या है, हमें बताना है उनकी इनकम। इनकम है ये, जैसे ही x की वैल्यूज आएंगी उन्हें हम यहां पर पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए y के प्लेस पर 2x रखकर देखते हैं, कहां रखें, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x, पुट y इज इक्वल टू 2x। चलिए 9x माइनस 4, y के प्लेस पे 2x लिखा, इज इक्वल टू 2000, 4 2 जा 8, और 9 माइनस 8 की वैल्यू 1। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अभी आंसर नहीं आया है, ध्यान से हमें इनकम बतानी है। इनकम है 9x और 7x। x की इस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः, लास्ट लाइन आपकी क्या होगी, अतः मासिक आय। x की वैल्यू पुट किए देते हैं, 9 इंटू 2000, 7 इंटू 2000, 18 और 14। क्वेश्चन फिनिश। अंडरस्टैंड। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस पे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को इतनी बार करते हैं कि उन्हें ये याद हो जाता है। देखिए 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। 5 साल पहले उसकी 7 गुना थी। हमें बतानी है उनकी प्रेजेंट एजेस, है ना आसान सा सवाल। तो चलिए मुझसे पहले कर दीजिए अपनी नोटबुक में, क्या लिखेंगे, माना जैकब की आयु, लेट एज ऑफ जैकब, और कौन सी, प्रेजेंट, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, और जो पुत्र है उसकी भी वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट को कंडीशंस बनानी आ गई उसका ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से हो जाएगा। कंडीशंस क्या है वो देखिए ध्यान से। पहली कंडीशन, 5 साल के बाद अगर आज कोई 10 इयर्स का है तो 5 इयर्स के बाद वो हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी 15 इयर्स का। और अगर आज कोई x इयर्स का है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5, y इयर्स वाला y प्लस 5। ये पुत्र की आयु है। पुत्र की आयु का 3 टाइम्स लिखा है तो फादर की एज बन जाएगी। चलिए सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 5, 3y प्लस 15, प्लस का 3y इस तरफ आकर माइनस 3y में चेंज हो जाएगा, और 15 में से 5 गए 10, यानी ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टैंड। ये कब की थी, 5 इयर्स बाद की, और अब हम बनाएंगे 5 इयर्स पहले की। तो इस इक्वेशन को हम कहीं लिख देते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं सेकेंड, 5 इयर्स बैक। फाइव इयर्स बैक सेकेंड इक्वेशन बना देते हैं। देखिए कैसे। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर आज कोई 15 इयर्स का है तो 5 साल पहले 10 इयर्स का, लेकिन अगर आज कोई x इयर्स का है तो 5 इयर्स बैक x माइनस 5, और पुत्र की y माइनस 5, और हमें इसका क्या करना है, 7 गुना।
ये हो गया 7 गुना। ओके, अब 7 के मल्टीप्लाई कीजिए, 7y 35, 7y इस तरफ आ जाएगा, यहां पर माइनस आएगा, माइनस का 5 उस तरफ जाकर +5 में चेंज, यानी सेकेंड इक्वेशन आ गई -30। अंडरस्टैंड? अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन हम यही लिख देते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, ये है सेकेंड। सिंप्लीफाई किया, साइन चेंज करने पड़ेंगे, x से x तभी कैंसिल होगा जब आप साइन चेंज करेंगे। 7 माइनस 3 की वैल्यू 4, 30 प्लस 10 40, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये 4 इधर आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/4, y की वैल्यू आ गई है 10। y की इस वैल्यू को आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखें या सेकेंड इक्वेशन में रखें, यानी पुट इन इक्वेशन 1 x माइनस 3, y की वैल्यू 10 रखी, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। बताइए 10 3 जा 30, माइनस का 30 राइट साइड जाकर +30 में चेंज हो जाएगा, और 10 प्लस 30 की वैल्यू 40। इट मीन्स x आ गया 40, y आ गया 10, हमारे पास आ गई उन दोनों की प्रेजेंट एजेस। लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है, इस माना को गायब कर देना और यहां लिख देना अतः। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, x के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 40, ये आ गया 40 इयर्स, और पुत्र की एज आ गई 10 वर्ष। क्वेश्चन फिनिश, था ना कितना आसान। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और हमें कोई एंगल, किसी एंगल का 2 टाइम्स लाना है। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है सर्कल और 2 हैं स्पर्श रेखाएं, ये है पॉइंट T P और ये है Q, और इस एंगल को मुझे लेकर आना है, यानी इसका 2 प्रूव है, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ये इस क्वेश्चन का 2 प्रूव है। तो देखिए OPQ सेंटर है O, ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, OPQ के लिए मुझे P और Q को मिलाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, यानी ये वाला एंगल, इस एंगल को मुझे लेकर आना है, अगर इसका डबल कर दिया जाए तो ये एंगल बन जाएगा। चलिए इस एंगल का नाम थीटा लिख लेते हैं। गिवन में आप क्या लिखेंगे, TP एंड TQ आर टेंजेंट लाइंस, यानी TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं, और डायरेक्ट ये 2 प्रूव में, साध्य में आप ऐसे लिख देंगे, और कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, PQ को मिलाया, OP OQ PQ, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ लिखेंगे, और प्रूफ को बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रूफ है, एकदम से आंसर ही आ जाएगा, आपको यूं लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, इतनी जल्दी फिनिश। देखिए ध्यान से, क्या आपको पता है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी लेंथ, ये आउटर पॉइंट से जब आपने ये टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की तो इनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी TP इज इक्वल टू TQ। तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखेंगे आप प्रूफ में, यानी प्रमाण, TP और TQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, या फिर आप इसे ऐसे लिखें, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से
एक्सटर्नल पॉइंट से आप जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उनकी लेंथ इक्वल होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, प्रूफ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये बातें लिखनी होती हैं। इट मीन्स अतः टीपी किसके बराबर होना चाहिए? टी क्यू के। अगर टीपी टी क्यू के इक्वल है तो टीपी क्यू क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गई? समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज त्रिभुज टीपीक्यू समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके। अगर इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको मैंने 1 बना दिया, इसको मैंने 2 बना दिया, या आप इसे 1 और इसे 2 लिख लें। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है? तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसके सामने ये, इसके सामने ये। ओके, इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो एक बात और बता दीजिए आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 1 और 2 तो इक्वल है, इस बात को यहाँ यूज करना। 2 के प्लेस पर 1 लिख देना, थीटा बैठा रहेगा, ये 180 डिग्री। इन दोनों का सम किया, ट्वाइस एंगल 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का थीटा दूसरी तरफ जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी 180 माइनस थीटा। कुछ भी घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ इस मल्टीप्लाई वाले 2 को दूसरी साइड ले जाना है, जो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। यानी एंगल 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 जब 180 के डिवाइड में जाएगा तो 180 का हाफ 90 माइनस थीटा बाई 2। ये बहुत काम की वैल्यू है, इसको हम यूज करेंगे। चलिए, अब आप एक सिंपल सी बात और जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर टेंजेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इट मीन्स, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये यहां से यहां तक ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, चलिए, अब जो एंगल मुझे आंसर लेकर आना है, अब हम उसको लेके चलेंगे। यानी एंगल ओ पी क्यू को मैं क्या लिख सकती हूं? इस छोटे एंगल को क्या लिखा जा सकता है? यहां तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी टी तो 90 डिग्री हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन इस छोटे एंगल को क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है, अगर मैं इस ओपीटी में से इस 1 को हटा दूं तो मेरे पास ये छोटा सा एंगल बच जाएगा। बड़े एंगल में से आप उस साइड वाला एंगल 1 को हटा देंगे तो ये छोटा सा एंगल जो आपको आंसर में चाहिए, एंगल ओपी क्यू, सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये लिखना है आपको, एंगल ओपी क्यू किसके इक्वल है? 90। ये बड़ा एंगल 90 में से किसको हटाना है? 1 को। 90 माइनस एंगल 1। अंडरस्टैंड? 90 में से एंगल 1 माइनस कर दिया, लेकिन एंगल 1 की तो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहां रख देंगे। 90 माइनस 90, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। 90 से 90 कट, डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, यानी ट्वाइस
एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा। यही हमें आंसर लिखना था। देखिए इसके बाद जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, ओ पी क्यू, ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा। और थीटा हमने किसे माना हुआ है, थीटा हमने माना हुआ है पी टी क्यू को। दिस इंप्लाइज 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, हैंस प्रूव। ओके, यही हमें आंसर लाना था और ये क्वेश्चन यहां फिनिश। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ट्रिग्नोमेट्री के चॉइस में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों ही काफी इजी हैं। चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं 30 में, जो फर्स्ट पार्ट है, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए मुझे लेकर आना है आंसर। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल अपने आप ही आ जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम, ये नंबर इधर, ये इधर, ये हो गया कोस का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, इस बात का ध्यान रखें। राइट हैंड साइड अपने आप ही आ जाएगी। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए 1 प्लस साइन ए। अगली लाइन के बाद ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। कैसे, ये आइडेंटिटी बन रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। एक 1 पहले से ही है, 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2। जो टर्म बची है उसमें भी 2 है, हम 2 को कॉमन लिखेंगे। देखिए कैसे, मैंने लिखा 2 प्लस 2 साइन ए, आइडेंटिटी हमने यूज की है यहां पर, और आप साइड में लिखेंगे कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। ओके, इसके साइड में आप लिख देना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। अंडरस्टैंड। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें तो साइड में बॉक्स बनाकर जरूर उस फॉर्मूले को लिख दे, ताकि आपके मार्क्स कटने का कोई चांस ही ना हो। 2 कॉमन लिखा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए 1 प्लस साइन ए। बताइए कौन सी टर्म कट गई, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। 2 बाय कोस ए को आप क्या लिख सकते हैं, 2 सीकेंट ए। ध्यान से देखिए, क्या आपको यही राइट साइड चाहिए थी, हाँ जी बिल्कुल, 2 सीकेंट ए, हेंस प्रूव दिस इज इक्वल टू RHS। यही हमें आंसर लाना था। अंडरस्टैंड। और अब जो इसकी चॉइस में क्वेश्चन गिवन है वो तो इससे भी काफी इजी है। देखिए कैसे, इसकी चॉइस में मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ओके, ये हमें आंसर लेकर आना है। सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। देखिए कैसे, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोट को लिखा जा सकता है कोस अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। एलसीएम लिया हमने साइन थीटा, यहां बनेगा 1 माइनस कोस थीटा, होल स्क्वायर एज इट इज। ये होल स्क्वायर न्यूमरेटर को लिख दें, न्यूमरेटर के की होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यहां, और साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ध्यान दें साइन और थीटा के बीच में। अंडरस्टैंड। अब बताइए आइडेंटिटी अभी जो हमने यहां यूज की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ओके, यहां बता देती हूं मैं,
देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहां से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इस साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहां यूज करेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए एक फॉर्मूला और 8 क्लास का लगने वाला है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हम यहां रूल लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहां से हमें थोड़ा सा स्पेस लेना होगा। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, लेकिन यहां आपने रूल लगाया है ए प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस कोस थीटा। ओके, और क्योंकि आपने रूल अप्लाई किया है तो रूल लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे। अंडरस्टैंड। अब बताइए कौन सी टर्म कैंसल होगी, माइनस वाली। ये तो कंप्लीट, लेकिन यहां आपको सिर्फ पावर पर कट लगाना है, पूरी टर्म आपको कैंसिल नहीं करनी। 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। और ये देखिए क्या यही राइट साइड आपको चाहिए थी, हाँ जी बिल्कुल। हेंस प्रूव्ड, आरएचएस आ गई, एलएचएस लेकर चले थे, क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ सेक्शन सी का ही लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में से प्रायिकता वाला क्वेश्चन है और है कार्ड का, यानी ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन। ये भी बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। कुल पत्ते कितने दे रखे हैं 52, टोटल कार्ड हैं 52। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट, लाल रंग का बादशाह ए किंग ऑफ रेड कलर की प्रायिकता क्या होगी। लाल रंग का बादशाह, अगर आप कार्ड्स के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि रेड कलर के किंग कितने होते हैं। टोटल किंग 4 होते हैं, 2 रेड कलर के 2 ब्लैक कलर के, लेकिन हमें तो सिर्फ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। रेड कलर के 2, टोटल 52, आप इन्हें कैंसिल करेंगे 1/26। ओके, सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है ए रेड फेस कार्ड, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बताना है, ए रेड फेस कार्ड। अब बताइए फेस कार्ड क्या होते हैं, किंग क्वीन जोकर, के क्यू जे, जिनके ऊपर फोटो बनी होती है उन्हें फेस कार्ड कहते हैं। 13 13 13 13 के 4 सेट, 3 इसमें 3 इसमें, 3 इधर 3 इधर, यानी हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12। उनमें से रेड कलर के कितने हुए, आधे, यानी 6। रेड फेस कार्ड होते हैं 6, टोटल 52, कैंसिल करेंगे 2 3 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, यानी 3/26। ओके, नाउ इसका लास्ट पार्ट है ए स्पेड, हुकुम का पत्ता। ए स्पेड, स्पेड के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट है ये। स्पेड कितने होते हैं, हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, तो स्पेड भी कितने हुए 13, टोटल 52। प्रोबेबिलिटी के लिए कैंसिल कर देंगे 1/4। ओके, इसी के साथ सेक्शन सी फिनिश हो गया है। सेक्शन डी और ई के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम इसका सेकंड पार्ट बाद में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, अपनी लाइफ में किसी भी अच्छे मौके को ना चूके और दिल लगाकर मेहनत करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।